Good morning, students. Today I will further continue the revision of third chapter of history, which is ruling the countryside. Britain turns to India. भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी. Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी. From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded to dominate the वर्ल्ड मार्केट. 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी. बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%. 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था. 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था. एज द इंडिगो ट्रेड grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे. ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स to look after their indigo business. समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी. Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए. जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे. हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? नील की खेती कैसे होती थी? There were two main systems of indigo cultivation, निज and रयती. नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रयती. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक
खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers। या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन, निज खेती की समस्याएं थी। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। ओनली स्मॉल प्लॉट्स scattered over the landscape could be acquired। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कंपेयर्ड ब्लॉक to cultivate indigo in plantation। Where could they get such land from? They attempt to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflicts and टेंशन। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थीं? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। Nor was labor easy mobiles। A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रयात। रयातों की ज़मीन पर नील की खेती। अंडर द रयाती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रयात टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रयात। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates of interest to produce indigo।
जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। बट द लोन कमिटेड द रयोट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop. बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। When the crop was delivered to the planter after the harvest, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। ए न्यू लोन वाज गिवन टू द रैयत एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। और वही चक्र शुरू हो जाता था। पीजेंट्स हु वर इनिशियली tempted by the loans soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि यह समस्या कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। There were other problems too. The planters usually instead that indigo we cultivated on the best soil in which peasants preferred to cultivate rice. Indigo moreover had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest the land could not be sown with rice. समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर, नील विद्रोह और उसके बाद। In March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। As the rebellion spread, ryots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pans and kitchen implements. जैसे जैसे विद्रोह फैला, ये रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया।
वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं। Those who worked for the planters were socially boycotted, and the gamesters, agents of planters who came to collect rent, were beaten up. Riots, or they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters. The Lethe breeding strongman maintained by the planters. बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों यानी लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। Why did the indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? Clearly, the indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at times. नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्होंने बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसा कभी कभी ही होता है। In 1859, the Indigo Riots felt that they had the support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर दस्तखत कराए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया। आगे पढ़ते हैं। इन मैनी विलेजर्स headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battle with the Latvials. In other places, even the zamindars went around villages urging the riot to resist the planters. The zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases. किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव बात से परेशान थे कि बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। द इंडिगो पीजेंट्स आल्सो imagine that the British government would support them in their struggle against the planters. नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी।
After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। When the news spread of simmering revolt in the Indigo districts, the lieutenant governor turned the region in the winter of 1859। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 को सर्दियों में इलाके का दौरा किया। द रायोट सॉ द टूर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट sympathy for their plight when a Barsat the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that riots would not be completed to accept indigo contracts। रयातों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड declared that indigo need not to be shown. Eden was trying to place the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। एज द रिबेलियन spread in electricals from Calcutta route to the Indigo district, they wrote of the misery of the riot, the tyranny of the planters and the horrors ऑफ द इंडिगो सिस्टम। जैसे जैसे विद्रोह फैला कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रयातों की दुर्दशा, बागान मालिकों की ओर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। वॉरेड बाय द रिबेलियन द गवर्नमेंट brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स guilty and criticized them for the coercive methods
they used with indigo cultivators. इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। It declared the indigo production was not profitable for riot. The commission asked the riot to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। थैंक यू।